नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले आपको अभी तक की क्या कुछ अपडेट है वो जरा समझाते हैं। तो पहले अपडेट है, जम्मू कश्मीर के शोपियों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ किया है। मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया गया है। वही साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और बाकी जो आतंकी है उनकी खोजबीन है। अमृतसर में जहां जहरीली शराब पीने से अब तक 15 की मौत तो हो चुकी है, ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अमृतसर में ये जहरीली शराब की वजह से हुआ है। जम्मू कश्मीर में जहां भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद बॉर्डर इलाके के को छोड़ करके जो बाकी जो स्कूल है बाकी जगह के वो खोल दिए गए, तो अब स्थिति सामान्य है। वही सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं और आज हालांकि अंदाजा ये भी है कि 10वीं और अब 12वीं दोनों ही कक्षा के नतीजे घोषित हो सकते हैं। तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आज से 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए चलेगी रेमेडिकल क्लासेस। तो चलिए अब रुख बुलेटिन की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान ही उन्होंने प्रशासनिक जो विभागीय अधिकारी है उनके साथ बैठक की है और उसके अलावा ही वाराणसी के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन करने के लिए भी पहुंचेंगे। साथ ही सीएम योगी वाराणसी पहुंचने के बाद विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए भी जाएंगे और इसके अलावा ही रात्रि विश्राम करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगले दिन वाराणसी से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो विकास परियोजनाओं का भी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। 2 दिवसीय वाराणसी का दौरा बेहद खास माना जा रहा। वही लखनऊ में योगी सरकार की आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई देखी गई है। 142 स्लीपिंग मॉड्यूल गिरफ्तार किए गए हैं, वही एक ढेर किया गया। 2017 से पहले आतंकवादी घटनाएं होती थी, ताबड़तोड़ कार्रवाई ने आतंकवादियों के हौसलों को तोड़ा है। आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े स्लीपिंग मॉड्यूल पर प्रहार। 131 आतंकियों को बना देने वाले मॉड्यूल की गिरफ्तारी की गई है। सर्जिकल स्ट्राइक पर 173 रोहिंग्या और बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। तो वही 11 स्लीपिंग मॉड्यूल का टेरर फंडिंग के आरोप में दबोचा गया। तो 2017 से पहले आतंकवादी घटनाएं होती थी, लेकिन ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद आतंकियों के जो ये मॉड्यूल थे उस पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो लखनऊ में जहां योगी सरकार की आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई देखी गई है, 142 स्लीपिंग मॉड्यूल गिरफ्तार किए गए, वही साथ ही साथ एक को ढेर भी किया गया। वही आगरा नगर निगम को वर्ष 2022 तक कुबेरपुर लैंडफिल साइट पर जमा जो कचरे हैं उसके पहाड़ को प्रोसेसिंग के जरिए समाप्त करना था, जहां एनजीटी के आदेश के 3 साल बाद भी कचरे के जो पहाड़ है वो वैसे ही बने हुए हैं। आगरा नगर निगम ने डॉक्टर शरद गुप्ता की याचिका पर एनजीटी में दबाव दाखिल किया है, जिसमें कि यह भी कहा गया कि निगम ने 9.40 लाख मीट्रिक टन कचरा प्रोसेस किया है। केवल 26,000 मीट्रिक टन कचरा ही बाकी है। 72 एकड़ में फैले कुबेरपुर लैंडफिल साइट पर पहाड़ खत्म करने के बाद पार्क बना दिया गया। याचिकाकर्ता डॉक्टर शरद गुप्ता ने आगरा नगर निगम के जो दावे हैं उसकी पोल खोलते हुए एनजीटी के सामने ये पोल खोली है। उन्होंने एनजीटी में सबूत भी पेश किए, जिन पर बुधवार को सुनवाई होगी। वही बरेली में सपा नेता के यहाँ 7.6 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी गई है। वहीं पर विद्युत निगम ने भी जो इसको लेकर के सोमवार को अभियान के दौरान पकड़ी गई सबसे बड़ी चोरी बताया है। यह मामला फरीदपुर के ऊंचा गांव में रहने वाले सपा जिला उपाध्यक्ष लिटिल के घर का है, जहां पर वह अपने भाई सबुद्दीन के साथ रहता है। टीम ने घर के कनेक्शन से दुकानों में सप्लाई और एसी के लिए कटिया पकड़ी है। वहीं अधिशासी अभियंता विपुल कुमार जैन के मुताबिक सपा जिला उपाध्यक्ष के यहां कटिया डालकर एसी चलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, दुकानों के कनेक्शन के लिए घरों के मीटर से बिजली दी जा रही थी। आकलन करने पर 7.626 किलोवाट की जो बिजली है वो चोरी मामला सामने आया है। चेकिंग को पहुंची बिजली निगम की टीम के साथ भी भाई सबुद्दीन ने नोकझोंक की और कार्रवाई का विरोध किया। वो इस पर बिजली निगम को पुलिस बुलानी पड़ी। अलीगढ़ शहर वासियों को जल्द ही अलीगढ़ कानपुर हाईवे पर रोडवेज का नया अंतर्राज्यीय बस अड्डा मिल सकता है। रोडवेज अफसरों की यह मांग है और उस पर जिला प्रशासन ने अलीगढ़ एयरपोर्ट के पास पनेठी में 4 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी है।
अब रोडवेज अफसर उनका जो प्रस्ताव है वो तैयार कराकर उसे शासन को भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। जिला प्रशासन ने जाम की समस्या को लेकर के शहर में करीब 1.5 साल से गांधी पार्क बस अड्डे से बस अड्डों का जो संचालन है वो बंद कर रखा है। बस अड्डे के लिए हाईवे पर पनेठी, मथुरा बाईपास, आगरा रोड, नादा पुल, खैरेश्वर चौराहा के पास ही उपयुक्त जो जमीन है उसकी तलाश की गई। इन सभी स्थानों को रोडवेज अफसरों को दिखाया गया, जिनमें से अलीगढ़ एयरपोर्ट के पास पनेठी ओवरब्रिज से 4 एकड़ जमीन मानक के अनुसार पाई गई। यह भूमि तहसील कोल प्रशासन ने आरक्षित करते हुए रोडवेज को उपलब्ध करा दिया है। वही यह जो बस अड्डा है वो शहर के यातायात को बेहतर बनाने और विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस बस अड्डे को सैटेलाइट बस स्टैंड मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। वही मुरादाबाद में तेंदुए के हमले में घायल किसान की मौत हो गई है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान किसान की यह मौत हुई है। रेस्क्यू के दौरान पिंजरे में कैद हुआ था तेंदुआ। वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने तेंदुए का रेस्क्यू किया है। तो वही छजलैट ब्लॉक के गांव नक्सबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई है और तेंदुए की जो कहर है वो लगातार ये देखने को मिला। वन विभाग की जो टीम है वो इस पर कार्रवाई करते हुए नजर आता। तो खबर मुरादाबाद से, जहां तेंदुए के हमले में जो घायल किसान था उसकी मौत हो गई है। तो इलाज के दौरान जो किसान था उसकी मौत हो गई है। हालांकि वन विभाग की टीम वहां पर मौजूद है और लगातार जो तेंदुआ है उसके रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा। फर्जी तरीके से बीमा का जो क्लेम है हड़पने वाले गिरोह के खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय भी जांच करेगी। इस जांच के लिए एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पुलिस मुख्यालय को पत्राचार किया था। मुख्यालय से ईडी मुख्यालय को पत्राचार किया गया था। ईडी की ओर से जांच के लिए सहमति भी बन गई है। अब पुलिस के साथ ईडी की जांच इस गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए बताई जा रही है। वही एसपी का कहना है कि 100 एकड़ रुपए से ज्यादा का गबन होने का अनुमान भी लगाया गया। इससे कहीं ज्यादा का गबन भी निकल सकता है। जो तथ्य सामने आए हैं उसे 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन मानकर पुलिस चल रही और इसीलिए ही ईडी से जांच के लिए आग्रह भी किया जा रहा था। डीआईजी सर के आदेश से ये अमरोहा से ये विवेचना जो है थाना रजपुरा में ट्रांसफर हुई। इसी की विवेचना के दौरान जो हमने दस्तावेजों से 2 प्रमुख अभियुक्तों को चिन्हित किया था। उनका नाम था कमल और वेद प्रकाश, जो कि धनारी के रहने वाले हैं। इन लोगों को हम लोगों ने बुलाया और इन लोगों से गहनता से जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने स्वीकार किया कि इनके द्वारा बीमा क्लेम की राशि को हड़पने के लिए अमन की हत्या की गई, जो कि इनकी सगी मौसी की लड़की का लड़का था। इनकी मौसा जी की डेथ हो चुकी थी और मौसी की लड़की की भी डेथ हो चुकी थी। कमल अमन जो व्यक्ति था वो एक तरीके से अनाथ था और उसका कोई भी आगे पीछे नहीं था। तो इसलिए इन्होंने अपने अन्य साथी, इसमें एक सुनील नाम का व्यक्ति है जो कि थाना रजपुरा के हिरौनी का रहने वाला है और इसमें इनका आप कह सकते हैं लिखा पढ़ी में मुंशी था। वो बीमा की पॉलिसी की बहुत अच्छे से जानकारी रखता था। इनके अन्य साथी ओम प्रकाश, प्रेम शंकर थे, जिन्होंने इनको आइडिया दिया था किस तरीके से हत्या करनी है, जो कि धनारी के रहने वाले निर्देश और उसके जो सगे मामा हैं। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर कानपुर में प्राइवेट प्रैक्टिस और लापरवाही पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्स पर यह जानकारी दी। सीतापुर सीएससी महबूबाबाद की डॉक्टर स्वीकृति शुक्ला पर यह गाज गिरी है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के जो 2 डॉक्टर हैं वो बर्खास्त किए गए। प्राइवेट प्रैक्टिस और लापरवाही पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्स पर यह जानकारी दी। सीतापुर सीएससी महमूदाबाद की डॉक्टर स्वीकृति शुक्ला पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो कानपुर में जहां 2 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है, कानपुर मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है और इस पर एक्स पर ब्रजेश पाठक ने इसको लेकर के ट्वीट किया और कहा कि बिना सूचना जो अनाधिकृत रूप से चिकित्सकीय ड्यूटी की जा रही थी लंबे समय से और लंबे समय में अनुपस्थित रहने संबंधी जो प्रकरण है वो संज्ञान में आया, वही साथ ही इस पर कार्रवाई भी की गई। प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में धान खरीद घोटाले के तार जिलों से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक जुड़े हैं। एसआईटी जांच में इनके भी सबूत मिले हैं। मामले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन यानी कि EOWU को सौंपे जाने के लिए अमित चौधरी से जुड़े जो अफसर हैं उस पर भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। वो इसी तरीके से तत्कालीन एसडीएम, एडीएम और लेखपाल पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि उस वक्त किसान सत्यापन का कार्य इन्हीं के जिम्मे था।
वर्ष 2023 से 2024 में धान खरीद घोटाले की जड़ें काफी गहरी हैं। इनका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बस्ती के जिला प्रबंधक रहते ही अमित चौधरी को पहले सिद्धार्थनगर का चार्ज दिया गया, फिर सिद्धार्थनगर में नियमित करके बस्ती का चार्ज थमा दिया गया। वह सिद्धार्थनगर ही नहीं बल्कि बस्ती, संत कबीर नगर सहित जो अन्य जिले हैं उनकी भी धान खरीद में चल रहे खेल को संचालित करता था। मामला सदन में उठने के बाद जांच शुरू हुई है। वही कानपुर के बिरहाना रोड स्थित दवा मार्केट में अचानक आग लग गई, जिससे कि बाजार में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। रात की बात तो यह भी है कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि आग लगने के कारण क्या कुछ है उसकी जांच की जा रही है। संयुक्त अरब अमीरत का शाही परिवार उन्नाव में मत्स्य पालन में बड़ा निवेश करेगा, जहां पर यूएई के शाही परिवार के सदस्य और साथ ही एक्वाब्रोजिस होल्डिंग्स के चेयरमैन शेख अहमद बिन मना बिल खलीफा अल मखतूम ने $461 मिलियन के निवेश को मंजूरी दे दी है। दुबई में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शेख मखतूम को राज्य सरकार की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन देते हुए यूपी आने का न्योता भी दिया है। उन्नाव इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में होने वाले इस निवेश से राज्य में मत्स्य को एक नई दिशा मिलेगी और यूपी बड़ा गढ़ बनकर उभरेगा। शाही परिवार की होल्डिंग कंपनी इस रकम का निवेश फिश हैचरी, फिश प्रोसेसिंग प्लांट और साथ ही साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और फिश फीड प्लांट में भी करेगी। पूरा जो प्रोजेक्ट है वो यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस बड़े प्रोजेक्ट को यूपी में लाने के लिए विश्व बैंक की भूमिका अहम रही है। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट में विश्व बैंक और शाही परिवार मॉरिशस के साथ काम कर रहा। वही नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने सेक्टर 6 कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर मानसून से पहले सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए। सभी जो नाले हैं उसकी तत्काल सफाई करने के निर्देश दिए और साथ ही साथ शहर के 15 चिन्हित जल भराव के स्थानों को पर एक विशेष अभियान चलाया जाए, यह भी कहा। इसके अलावा 12 क्षेत्रों में जीरो टॉलरेंस नीति बनाई जाए। गंदगी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीईओ ने अवैध बाजारों और वेंडरों को लेकर नाराजगी जताई और साथ ही कहा कि 1 माह में यह अभियान चलाकर उन्हें हटाया जाएगा। लेकर हम लोगों की ये तैयारी है कि पिछले 10 साल में जब भी बारिश होता है कि नोएडा अथॉरिटी में कौन सा एरिया ऐसा है, जैसे ब्लैक एरिया है जहाँ पर अक्सर जलभराव का परिस्थिति उत्पन्न होता है। इस तरह का एरिया हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और लास्ट ईयर हम लोगों ने काफ़ी उसमें सिविल का काम कराया। जहाँ जहाँ वहाँ पर नाला बंद था या जो भी ब्लॉकेजेस था उसको हम लोगों ने ओपन कर दिया। तो इस बार भी जो छूटा हुआ जो इस तरह का लो लाइंग एरिया से और इस तरह का जो एरिया से जहाँ पर वाटर लॉगिंग का परिस्थिति फिर हो सकता है, वो आइडेंटिफाई करके हम लोग उसमें काम करना शुरू किया। एंड कुछ एरियास ऐसे है कोई हम लोगों ने हमेशा सुपर सक्कर मशीन वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया ताकि जब भी हल्का फुल्का बारिश हो वहाँ अगर जलभराव का परिस्थिति उत्पन्न होता है तो तुरंत हम सुपर सक्कर मशीन से उसको पानी निकाल देते हैं। एंड कुछ ट्रैफिक जंक्शंस में इश्यूज भी है, उसको भी हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। सर कितने ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, कुछ आइडिया? अथॉरिटी में बेसिकली जलभराव की स्थिति सेक्टर 62, 63 में ज़्यादा है, 64 में इसमें 10-15 इस तरह का जगह है और एक्सप्रेस वे में 2-3 इस तरह का एरिया है। वही फतेहपुर में सोते समय ग्रामीणों के मोबाइल छीनकर भाग रहे 3 बदमाशों को पकड़ने की कोशिश में पुलिस और ग्रामीण की सक्रियता देखने को मिली है, जहां 2 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया जबकि जो तीसरा था वो मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस पर फायरिंग कर वो फरार हो गया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने हालांकि उसके बाद उसके पास से जो लूटे हुए सामान थे जैसे कि मोबाइल, तमंचा, कारतूस और भी जो अन्य सामान थे वो बरामद किए हैं और साथ ही घायल जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बीती रात में थाना सूथर में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ ग्रामीण जो है चारपाई पे अपने घर के बाहर सो रहे थे। उसमें कुछ अज्ञात लोग आते हैं और इनका मोबाइल छीन करके भाग जाते हैं। तत्काल जो है ग्रामीणों के सहयोग से 2 लोगों को इसमें तुरंत मौके से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनके नाम क्रमशः विवेक पुत्र रमेश हैं और आकाश बाबू हैं। इनकी उम्र करीब 25 साल के लगभग है। करीब से जानकारी करने पर यही पता चलता है कि इसमें एक और व्यक्ति निवास थे जिनका नाम हरिओम था, सनाब दुर्गेश। इन्होंने वहाँ पर अवैध तमंचे से फायर का भी प्रयास किया जो कि मिसफायर हो गया।
घेराबंदी करके हरिओम को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयोग की गई थी, लूटा गया मोबाइल। वही ज्येष्ठ माह के पहले मंगलवार को मनाए जाने वाले बड़े मंगल के अवसर पर अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में हजारों श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्ति, पूजा और प्रार्थना का माहौल बना हुआ था। इस विशिष्ट दिन पर श्रद्धालुओं ने सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं किए, बल्कि देश की सुरक्षा, शांति और आतंकवाद के खात्मे के लिए विशिष्ट प्रार्थनाएं भी की। श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान के समक्ष यह संकल्प लिया कि वे राष्ट्र हित के लिए एकजुट रहेंगे और देश को आतंक से मुक्त कर देखने की कामना भी करेंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में जुटे कई भक्तों ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश आतंकवाद से पूरी तरीके से मुक्त हो सकेगा। उन्होंने प्रार्थना की कि सरकार को शक्ति और संकल्प मिले ताकि देश सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहे। तो चलिए रुख अन्य खबरों की ओर। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के पहले मंगलवार को मनाए जाने वाले बड़े मंगल के पावन अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वही श्रद्धा, भक्ति और सेवा की मिसाल पेश करते हुए भक्तों ने भंडारे, पूजा अर्चना और साथ ही दान का भी आयोजन किया। बताते ये भी चले कि अयोध्या में स्थित प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जैसे बड़े मंगल के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और सुंदरकांड पाठ का आयोजन करते नजर आए। पूरे मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया था और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम थे। तो वहीं दिल्ली में भी श्रद्धा का यही उत्साह देखने को मिला, जहां कन्नॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में आज श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी संख्या में पहुंच रही है। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना किया जा रहा और इसी के साथ भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा, जहाँ भक्तों को प्रसाद और भोजन वितरित किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने मंदिर के आसपास विशेष प्रबंध किए हैं ताकि भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित किया जा सके। तो वही प्रयागराज से जहाँ स्थित प्रयागराज में जो लेटे हनुमान मंदिर है, उसमें बड़े मंगल के अवसर पर भक्ति का माहौल बना हुआ है। श्रद्धालु पूरे परिवार के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए और पूजा करने के लिए पहुंच रहे और यहाँ भी विशिष्ट पूजा, आरती और भंडारे का आयोजन हो रहा। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर पंजाब में पीएम मोदी ने जवानों से मुलाकात की है। आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और पीएम ने बहादुर जवानों से बातचीत भी की है। वायुसेना के जवानों ने उन्हें जानकारी भी दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे और इस दौरान वो जवान से मुलाकात करते हुए नजर आए। वहीं साथ ही साथ उनसे बातचीत की और बीते दिनों जो भी हालात थे उसमें उनकी तारीफ करते हुए नजर आए और ये भी कहा कि जिस तरीके से हमारी सेना ने लड़ा है, हमारी सेना ने दुश्मन देश को धूल चटा है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ करते हुए सेनाओं की नजर आए और साथ ही साथ सेना भी इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजर आए। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं आदमपुर एयरबेस की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचे हैं। वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को भाजपा की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के जवानों को नमन करते हुए कहा, यह दिन पूरे देश के लिए आत्मसम्मान, गौरव और शौर्य का प्रतीक है। हमारे वीर जवानों ने राष्ट्र को चोट पहुंचाने वाले को करारा जवाब दिया है। तो वही साथ ही सीएम सैनी ने पंचकुला में निकाली गई जो तिरंगा यात्रा है उसको भारत माता के गौरव का उत्सव और साथ ही साथ शहीदों को एक श्रद्धांजलि बताया है। उन जांबाज नौजवानों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। आज पूरे देश के लिए ये आत्मसम्मान, गौरव और शौर्य का दिन है। हमारे वीर जवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, उन्होंने हमारे राष्ट्र का जख्म देने वालों को जो कड़ा सबक सिखाया है। मैं अपने जवानों की वीरता और साहस को नमन करता हूं और इस ऑपरेशन में जो शहीद हुए हैं
ऐसे वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने भारत माता की आन बान और सम्मान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को झुकने नहीं दिया। मैं उनको शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, श्रद्धा से उनको नमन करता हूं। आज पंचकुला के इस पावन धरती पर जो तिरंगा यात्रा, भारत माता के गौरव का उत्सव, यह राष्ट्र के आत्म सम्मान और शौर्य का उत्सव है। यह हमारी राष्ट्रीय चेतना, एकता और स्वाभिमान की अभिव्यक्ति है। यह उन रणबांकुरों को समर्पित है जिन्होंने दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब दिया है। यह हमें हर क्षण देशभक्ति की प्रेरणा देता है। वहीं शोपियां में जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी भी 2 और आतंकी के छिपे होने की आशंका बताई जा रही है। जवानों ने लश्कर आतंकियों को घेरा और फिर गोलीबारी लगातार दोनों ही तरफ से जारी है और अब तक के ऑपरेशन जो है उसमें एक आतंकी मारा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर शोपियां में, जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी और जो हमारे सुरक्षा बल थे उनके बीच में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एक जो आतंकी था उसको मार गिराया गया। हालांकि कई ऐसे आतंकी और हैं जिसके छिपे होने की आशंका बताई जा रही। सर्च अभियान लगातार जारी है और सेना का साफ कहना है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। कहीं भी छुपे हों उनको निकाल के उनको सजा दिया जाएगा। तो लश्कर का ये आतंकी बताया जा रहा है जिसे मारा गया है। तो आतंकियों के खिलाफ रक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। वही साथ ही साथ एक आतंकी को उसमें मार गिराया गया है और जो 2 से 3 आतंकी के छिपे होने की आशंका यहां पर बताई जा रही है। वही पाक ड्रोन अलर्ट के बाद कई उड़ानों को रद्द किया गया। इंडिगो और एयर इंडिया ने आज कई फ्लाइट्स रद्द किए, जिनमें जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर की उड़ानें भी इसमें प्रभावित हुई है। फैसला कल रात पाकिस्तानी ड्रोन देखने के बाद लिया गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये एहतियाती कदम भी बरता गया। तो दिल्ली एयरपोर्ट अलर्ट मोड पर है और साथ ही साथ तमाम जो इंडिगो, एयर इंडिया और ये सारे जो फ्लाइट्स हैं उन्होंने अपने फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। यात्रियों की सुरक्षा के एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया क्योंकि बीते दिनों ही कई जगहों पर ड्रोन देखा गया था, जिसके बाद जो कंपनियां हैं उन्होंने ये फैसला लिया। वही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में पंचायत और कृषि विभाग के जो कार्य हैं उसकी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें पंचायतों में सुधार, कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को लागू करना, किसानों की सुविधा और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम शामिल थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंचायतों के सशक्तिकरण पर जोर दिया और केंद्र की योजनाओं को राज्य स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।